हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज जो चल रही है उसमें हम आज 1858 से लेकर 1905 ईस्वी तक का जो काल है उस दौरान जो भी वायसराय हुए और जो भी घटनाएं घटी उन वायसराय के काल में, ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हिस्ट्री वाले जो पोर्शन है उसके वीडियोस चल रहे हैं अभी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के वायसराय, ठीक है, 1856 से लेके 1905। तो ये एक्चुअली वायसराय जो है वो 1856 में तो जो है वो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि 1857 का विद्रोह हो गया तो उसके बाद जैसे ही शासन कंपनी के जब तक अधीन था तब तक वो गवर्नर जनरल थे, लेकिन जैसे ही वो ब्रिटिश सम्राट के अधीन हो गया, ठीक है, तो फिर वायसराय कहलाने लगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के उसको जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसके बाद फिर 1833 में जो है वो विलियम बेंटिक जो है वो भारत के गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। और इसी तरह से जो पहले आखिरी गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन पहले वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग बने, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, लॉर्ड कैनिंग से शुरू करते हैं। 1856 से 62 तक रहे, ठीक है। तो जो कंपनी का शासन था वो 1857 के रिवोल्ट के बाद खत्म हो गया। तो क्योंकि वो 56 में बने थे तो कंपनी के अधीन वो आखिरी गवर्नर जनरल थे। और जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, तो वो उस समय भी जो थे लॉर्ड कैनिंग ही भारत के गवर्नर जनरल थे। और जब जो कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हुआ, सम्राट का शासन शुरू हुआ, तो फिर वो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के पहले वायसराय भी थे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। 1857 का विद्रोह इन्हीं के टाइम जो है वो हुआ। कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है वो पारित हुआ। और आपको याद होगा 1862 में, ठीक है, जो पहले 3 हाई कोर्ट बने, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 1857 में लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई। अगर आपने एजुकेशन पढ़ा होगा तो भारत के जो पहले 3 विश्वविद्यालय थे वो थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये 1857 में जो एस्टेब्लिश हुए, ठीक है। कोर्ट जो है वो 1862 में एस्टेब्लिश हुए। इसके अलावा कैनिंग के टाइम ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी जो है वो पारित हुआ था, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था डलहौजी के टाइम में, ठीक है, कैनिंग से पहले, व्यवगत की नीति यानी राज्य विलय का सिद्धांत जो था उसको जो है लॉर्ड कैनिंग के टाइम में फिर वो समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली भी जो है वो शुरू हुई। तो बहुत सारे काम हुए लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, ठीक है। आखिरी गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन और भारत ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो है वो भारत के पहले वायसराय थे। 1857 का विद्रोह इनके टाइम में हुआ, ठीक है। हाई कोर्ट 1862 में पहले 3 हाई कोर्ट जो है वो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में एस्टेब्लिश हुए। साथ ही साथ 1857 में पहले 3 विश्वविद्यालय भी इन्हीं के टाइम में एस्टेब्लिश हुए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 56 में पारित हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी डलहौजी की नीति वो इन्होंने समाप्त की, ठीक है। फिर अब उसके बाद है जॉन लॉरेंस की बात करते हैं। 1864 से 69 मेन हमने लिए, सभी नहीं लिए इसमें, ठीक है। तो अफगानिस्तान से संबंध में इन्होंने जो है वो अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसको शानदार निष्क्रियता की नीति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कई बार आपने हिमाचल जीके में क्वेश्चन देखा होगा कि भी शिमला को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो कई बार वहां पे आंसर जो है वो लॉर्ड जॉन लॉरेंस की बात की जाती है, ठीक है। फिर लॉर्ड मायो 1869 से 72 तक, लॉर्ड मायो ने जो है वो अजमेर, राजस्थान के अजमेर में मायो कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है, वो लॉर्ड मायो ने करवाई थी। नियमित जनगणना तो 1881 से शुरू हुई है, फिर हर 10 साल बाद 1881 से लेके और आज तक जो है वो जनगणना होती है। लेकिन जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इन्होंने 1872 में ही जो है वो कृषि विभाग की स्थापना की।
साथ ही साथ वित्त का विकेंद्रीकरण भी जो है 1870 में मायो के टाइम में शुरू हो गया था, और ये इनकी हत्या कर दी गई थी अंडमान में। ठीक है, एक अफगान ने जो है वो चाकू मार के लॉर्ड मायो की हत्या कर दी थी 1872 में अंडमान में। तो मेन इनके टाइम में जनगणना वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर बात हम करते हैं लॉर्ड लिटन की। ठीक है, बीच में हम सभी नहीं पढ़ रहे हैं, मेन पढ़ रहे हैं। लॉर्ड लिटन की बात करें तो 1876 से 1880 तक का इनका टाइम है। ठीक है, साहित्य जगत में इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1 जनवरी 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था इन्होंने। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, तो 1877 में हुआ था और लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था। ठीक है, और महारानी विक्टोरिया को इसमें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों के लिए वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पारित किया और भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर कठोर प्रतिबंध जो है वो लगा दिए। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ या किसने किया, तो 1878 में लॉर्ड लिटन ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवन मेरिडिथ के नाम से तो ये प्रसिद्ध थे ही, पर ये क्वेश्चन तो कई 1-2 बार ही पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा जाता है 1878। ठीक है, मेन काम क्या था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का कि जो भारत के समाचार पत्र थे, खासतौर पे हिंदी में और जो भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे थे, उन पे बहुत ज्यादा कठोर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था। इसके अलावा 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, इन्हीं के टाइम में पारित हुआ, और इस शस्त्र अधिनियम के द्वारा कोई भी भारतीय जो है वो अगर वो शस्त्र रखना चाहता है या व्यापार करना चाहता है तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना जो है वो जरूरी बना दिया गया। और एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सिविल सेवा परीक्षाओं में जो पहले मैक्सिमम एज, जैसे कि आज आप देख सकते हैं, चाहे किसी भी, जैसे हिमाचल में है 35 वर्ष है और आईएएस के लिए 32 वर्ष है, जनरल कैटेगरी की 30 थी पहले, फिर 32 है। तो यहाँ पर सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा की जो मैक्सिमम आयु है वो 21 वर्ष थी, और उसको भी घटा के 19 साल कर दिया गया। यानी कि 19 साल के बाद अगर आप 20 साल के हैं तो आप जो है वो सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम है वो नहीं दे सकते। तो ये जो घटनाएं हैं, मेन वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम में 1878 में आया, और दूसरा सिविल सर्विसेज में जो है एज जो है वो घटा के 21 से 19 कर दी गई। लॉर्ड रिपन एक सॉफ्ट थे काफी, और काफी सुधार काम किए उन्होंने, तो हम देख लेते हैं। एक तो उन्होंने जो है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय जो समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता थी उसको बहाल कर दिया उन्होंने, और जो 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो लगाया था उसको खत्म कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लगाया तो लिटन ने था लेकिन खत्म किसने किया वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को, तो वो लॉर्ड रिपन ने किया। और वापस ही सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम देने की एज थी वो बढ़ाकर 19 से 21 साल कर दी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, वो किसने की, तो वो लॉर्ड रिपन ने की है। ठीक है, और इन्हीं के टाइम में भारत में नियमित रूप से 1881 से फिर नियमित जनगणना जो है वो शुरू हो गई, और तब से लेकर हर 10 साल बाद जो है वो जनगणना होती है। तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ। पहला जो फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में, वो भी प्रथम कारखाना अधिनियम, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, वो भी जो है लॉर्ड रिपन के टाइम में आया। इसके अलावा जो है यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के मुकदमे सुनने के लिए ये इल्बर्ट बिल लेके आए थे 1883 में, और इसका जो है यूरोप के लोगों ने विरोध किया और बाद में इस इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो एक तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट जो बिल है वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता था। तो ये था कि जो भारतीय न्यायाधीश होते थे, ठीक है, जो इंडियन जज होते थे, अब वो यूरोप के लोगों के भी मुकदमे सुन सकते थे। इल्बर्ट बिल में ये कहा गया था, लेकिन यूरोप के लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और इस बिल को वापस लेना पड़ा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों के लिए अच्छे काम किए। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया, सिविल सर्विसेज की एज बढ़ा दी, स्थानीय स्वशासन शुरू करवाया, नियमित जनगणना हुई इनके टाइम से, पहला फैक्ट्री एक्ट आया। ठीक है, इल्बर्ट बिल लेके आए, बेशक बाद में वापस लेना पड़ा इसलिए, और मेनली इल्बर्ट बिल के बाद ही अगले साल फिर इनको जो है वापस बुला लिया गया। फिर बात करते हैं हम लॉर्ड रफलिन की, 1884 से 1885 की। सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए हो यूम
एलन एक्टोवियन ह्यूम की नेतृत्व में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई इनके टाइम में। और आपको याद होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज जो है, ठीक है, शिमला में जो है वो भी इन्हीं के टाइम में बना है। और फिर इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन थे, ठीक है, इन्होंने इनके टाइम में ही जो है वो डूरंट रेखा जो है निर्धारण हुआ भारत और अफगानिस्तान के बीच में। वर्तमान में 99% ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, ठीक है। उस समय ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है ये खींची गई थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, 1899 से 1905 तक जो है वो रहे भारत में, ठीक है। और इन्होंने जो है वो 1901 में सिंचाई आयोग बनाया कॉलिन स्कॉट मैनक्रीक की अध्यक्षता में। 1902 में जो है वो पुलिस आयोग बनाया एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। थॉमस रेले की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया, ठीक है। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पास किया। तो बहुत सारे काम किए, ठीक है। सिंचाई आयोग, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीक 1901, ठीक है। 1902 में एंड्रू फ्रेजर पुलिस कमीशन, फिर सर थॉमस रेले, ठीक है, यूनिवर्सिटी कमीशन। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया इन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था बंगाल का विभाजन 1905, ठीक है। और ये मेनली जो था ये धर्म के आधार पर किया गया था, ठीक है। फिर बात करते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, ठीक है। हमने बात की A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। इसका पहला अधिवेशन जो है वो बॉम्बे में हुआ और इसके पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और जो है पहले दादा भाई नौरोजी के नाम पे भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका नाम ना। जो दादा भाई नौरोजी के जो सुझाव थे उसके आधार पे फिर इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो रख दिया गया। और पहले जो अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में उसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। एक्चुअली जो ये अधिवेशन था ये बॉम्बे में नहीं होना था, ये पुणे में आयोजित होना था, लेकिन क्योंकि अकाल पड़ गया इस वजह से इस अधिवेशन को बॉम्बे में करवाना पड़ा। और WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और स्थापना जो है, तो अगर हम देखें तो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। पहले अध्यक्ष तो बहुत बार पूछे जाते हैं, 1885 में बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। उमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे इसके, ठीक है, अध्यक्षता की थी इन्होंने 1885 के अधिवेशन की। जो पहला अधिवेशन थे, स्थापना किसने की वो पूछते ही हैं। सेकेंड अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने की, ठीक है। फिर पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछते हैं तो वो मद्रास में थे 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष इलाहाबाद में थे चौथे अधिवेशन में, जॉर्ज यूले, ठीक है। इसके अलावा विलियम वेंडरबन, ठीक है। फिर फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, इस तरह से चलते रहते हैं। मेन देख लीजिए आप, ये 4 शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी आए हुए हैं एग्जाम में, जॉर्ज यूले पूछे हुए हैं, WC बनर्जी तो कई बार पूछे हैं। पहली बार वंदे मातरम गाया था जो है इनके अधिवेशन में, वो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में, ठीक है। रहमतुल्ला सयानी थे उसके अध्यक्ष, ठीक है। और 1905 का पूछते हैं। फिर 1905 में जो अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था, वाराणसी बनारस, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले थे उसके अध्यक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1905 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले, वाराणसी, ठीक है। 1896 का वंदे मातरम, और पहले 4 हमने पढ़ लिया था। बंगाल विभाजन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था बंगाल विभाजन। 20 जुलाई 1905 को इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हो गया। मेन डेट 16 अक्टूबर 1905 है जब ये लागू हो गया, ठीक है। इसका पूरे बंगाल में विरोध हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गए, ठीक है। और ये क्योंकि 1905 में अध्यक्ष थे उस समय गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो बनारस अधिवेशन, क्योंकि बनारस में हुआ था वाराणसी में, तो इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को जो है वो अनुमोदन किया गया, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश और भारत का जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। हमारा जनगण मन और सोनार, हमार सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। कर्जन की एक स्टेटमेंट है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो ये स्टेटमेंट कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। बाकी क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।